मूलतः जयपुर निवासी संजय भट्ट ने सिनेमा जगत में लंबी यात्रा तय की है। संजय भट्ट ने शुरुआत में अपने एड एजेंसी शुरू करके कई ब्रांड स्थापित किए, फिर दूरदर्शन के लिए मंजिलें सहित कई सीरियलों का निर्माण किया। फिर कुछ समय के लिए वह हांगकांग चले गए थे। कोरोना महामारी के दौरान जब वह भारत वापस आए तो उन्होंने एहसास किया कि तमाम OTT प्लेटफॉर्म भारतीय सभ्यता व संस्कृति की धज्जियां उड़ाने वाले कार्यक्रम परोस रहे हैं। तब संजय भट्ट ने हर किसी के चेहरे से मास्क उतारते हुए दर्शकों को मनोरंजक कार्यक्रम परोसने के मकसद से नया OTT प्लेटफॉर्म मास टीवी की शुरुआत की। इस मास टीवी की शुरुआत 20 दिसंबर 2022 को हुई थी। इसी संदर्भ में संजय भट्ट ने फिल्मी संगम चैनल से लंबी बातचीत की। संजय, आपकी टीवी फिल्म सिनेमा जगत में भी एक लंबी यात्रा रही है। मुझे बताया कि आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और उसका प्रेरणा स्रोत कौन था? देखिए, मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा हुआ, सब कुछ हुआ। 94 में जबकि दूरदर्शन चला करता था, उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म हुआ ही नहीं, जानते नहीं थे OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। मैं कोई चैनल्स के बारे में जाना करता था। तो उस वक्त जब दूरदर्शन हुआ करता था तो मेरे पास एक ऑफ़र आया, क्योंकि एजेंसी मैं रन करता था कि क्यों नहीं कुछ चीज़ें आप बनाइए ऐसी जो कि अच्छा लगे, लोगों को पसंद आए। एडवर्टाइजमेंट से क्लाइंट्स थे, तो डेफिनेटली कॉमर्शियल एक वाइबिलिटी देखते हुए मैं इसमें एंट्री ली मैंने। उसके बाद आपके राजस्थान जयपुर दूरदर्शन से फर्स्ट स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, जिसका नाम गुदगुदी था। वो सेम ही फर्स्ट प्रोग्राम हमारा MP में गया, वही बिहार में गया। ऐसे कर पूरा OTT आपके दूरदर्शन का है वो मैंने कवर किया। इसके बाद 2000 से हम लोगों ने नेशनल नेटवर्क में हम लोग आ गए, जिसमें मंजिलें, सफ़र, कौन बनेगा नंबर 1, आफती, किस्से, बहुत काफ़ी प्रोग्राम्स हम लोगों ने टेलीकास्ट की और बड़े हायर उसके कैटरिंग किए। उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त दूरदर्शन की एक फ़ीस जाया करती थी हमारे स्पॉन्सर्स प्रोग्राम की, जिसमें हम थे बड़े बड़े जितने भी आप धीरज कुमार के हैं, चाहे रामायण, महाभारत, आपके चंद्रकांता, ये हम सब लोग अपने प्रोग्राम्स लेकर चलते थे प्राइम टाइम पर। तो उस वक्त 2001 में जब ये चलते थे प्लेटफॉर्म्स पर, तब उनकी फ़ीस होती थी करीबन 30 लाख, 40 लाख, 1.25 करोड़ रुपये तक की फ़ीस होती थी पर उसकी एपिसोड्स की। काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी सब लोग फाइट करते थे उसके फीस को लेकर, क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट भी कलेक्ट करने पड़ते, प्रोडक्शन भी करना पड़ता था। तो जितने भी सीरियल थे, हनुमान और जितने प्रोग्राम थे, चाहे उसमें आप रामायण सागर की बात करें, महाभारत की बात करें, सब हम लोग साथ के थे। तो मेरे 3 प्रोग्राम चलते थे उस वक्त प्राइम टाइम पर। एक मंजिलें चलता था, एक सफ़र चलता था, एक दुर्डूमता चलता था। तो ये बहुत लंबी कहानी थी और उस वक्त चलते हुए 2006-07 तक हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे इस फील्ड में। फिर उसके बाद ये नए नए चैनल्स उठने शुरू हुए हैं। आपके जी उठा काफ़ी, उस वक्त आपके स्टार प्लस वगैरह काफ़ी उठना शुरू हो गए थे। तब तो दूरदर्शन की थोड़ी लोगों की व्यूअरशिप कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन व्यूअर आज तक, आज गाँवों में जहाँ भी देखेंगे आप दूरदर्शन आज भी हाईलाइट है। फिर कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम्स दूरदर्शन के लिए, बाद में भी 7-8 तक भी हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स दूरदर्शन को देते रहे। इसके अलावा गुजरात में आपका काफ़ी प्रोडक्शंस मैंने किए हैं, साउथ में मैंने काफ़ी प्रोडक्शंस किए, एड फिल्म्स मैंने काफ़ी बनाई, कुछ बड़े ब्रांड्स को मैंने तैयार किया। क्योंकि पैरेलल मेरा काम उस वक्त क्या होता था कि प्रोग्राम तो चलते ही थे, साथ में ही मैं एड एजेंसी भी चलती थी। तो एड एजेंसी में कुछ बड़े ब्रांड्स मैंने तैयार किए, जिसमें एक ब्रांड का नाम ज़्यादा डांडी नमक करके एक ब्रांड हुआ करता था, जिसने मार्केट को हिला दिया, जिसको पूरा मैंने काफ़ी तैयार किया। इमामी में काफ़ी काम किया मैंने, आपके VIP का किया। काफ़ी ब्रांड्स थे जो आपके गुजरात के थे, उनको मैं मूव वगैरह थे, इन सबों को मैंने काफ़ी ब्रांड्स को तैयार करने की कोशिश की। और नो डाउट एक समय ये होता था कि जब मेरा नाम आता था मार्केट में, जब संजय भट्ट आए हैं इसमें, तो लोग बाकी जो कॉम्पिटिटर थे, जो भी ब्रांड वाले थे, वो थोड़ा सा हिल जाते थे, रुक जाते थे। तो ये एक कहानी थी। उसके बाद जाकर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स हुए ब्रांड को लेकर, डांडी को लेकर, उसमें अप डाउन्स हुए। और मेरा क्या था एक्चुअली, बेसिकली मेरी सोच ये थी कि मैं डेप्थ में जाकर काम करता हूँ शुरू से, कि कारण क्या है कि कोई चीज़ में कोई कमी आ रही है, क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों कम चुल रही है। जब मैं डांडी नमक शुरू किया था तो डांडी नमक वाले जो क्लाइंट थे, वो उनका ऑलरेडी एक साड़ी का ब्रांड चलता था, जिसको हमने बढ़ाया था पूनम साड़ी। अगर आपने नाम सुना हो पहले, कि 1000 की साड़ी तेल मिलेगी। फिर पूनम का कुंवर जैसा साड़ी के ब्रांड तैयार किए हमने कि इस महीने की नंबर 1 साड़ी, नंबर 2।
तो ये एक पैरेलल स्टोरी चली थी वहाँ पे। फिर डांडी नमक शुरू किया, तो डांडी नमक तो बड़े बड़े ब्रांड्स को हिला दिया था, और आज भी अगर आप देखेंगे तो MBA में कई जगह पे मेरा नाम आता है कि सब ऐसा क्या उन्होंने स्टैंडर्ड अपनाया एडवर्टाइजमेंट का कि मार्केट इतने बड़े ब्रांड को उन्होंने हिला दिया मार्केट से। तो उस वक्त कॉम्पिटिशन मतलब एक छोटी एजेंसी होकर हिंदुस्तान लीवर उन लोगों से टक्कर लेना, लिंटास वगैरह टक्कर लेना, तो ये कोशिश की थी और काफ़ी कुछ हम सक्सेस भी हुए। मुद्रा भी काफ़ी पावरफुल था उस वक्त। हाँ, तो काफ़ी सक्सेस हुए थे। और उस वक्त एक बड़ा आश्चर्य की बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको मैं, उस वक्त ये जितनी भी आपकी ये एसोसिएशंस हैं, ये मैं मेरे लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ मेरा ये था कि ये जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो हमारे आने के बाद हुए। जैसे हमने डांडी का बनाया, उसमें हमने कहा सब 2 रुपये की चाय कम पीना, लेकिन डांडी नमक ही खाना, वो एक बड़ा फेमस हुआ। तो उससे क्या हुआ कि चाय वालों ने केस कर दिए। हमने डांडी नमक रखा तो उसमें क्या हुआ कि दिल्ली में पार्लियामेंट में सवाल उठ गए, उसमें पूरे इंडिया में केस हो गए, कोर्ट केस हो गए, ठीक है ना। और हमने कहा बस जो नमक आता है उसको इस ढंग से, मतलब एक हमारे एक बहुत बड़े प्रोफेसर जानकार मेरे साथ बैठा था, तो उनसे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा आप बताइए कौन सा बेस्ट ब्रांड है, कौन सा कमजोर है। उनका सबसे बेस्ट ब्रांड था पेप्सी का, और सबसे घटिया ब्रांड है डांडी नमक का। तो मैंने कहा मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद किया जा रहा है। करेक्ट। क्योंकि आपको दिखना चाहिए सबसे बड़ी बात चीज़। उस बेस पे ये ब्रांड की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद कुछ माइनस पॉइंट्स भी हुए, क्योंकि ये ब्रांड सरवाइव नहीं कर पाया। क्योंकि जो इसके जिनका ब्रांड था वो इसको सर्वाइव मतलब प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे पाए, मार्केट को नहीं संभाल पाए। लेकिन डिमांड इतनी बड़ी थी कि वो मतलब उनका गिरने का कारण ये था, क्योंकि नेचुरल फील्ड है, नेचुरल नमक है, तो इतना प्रोडक्शन निकल नहीं रहा है और डिमांड बड़ी है आपके पास, ठीक है। तो कंपटीशन में तो उसमें थोड़ा पीछे गए। उसके बाद कोशिश मैंने की थी इस ब्रांड को संभालने की, क्योंकि मेरा ये था कि जब ये अटका है तो क्यों अटका है, और एक बहुत बड़ा पैसा ड्यू हुई था पार्टी के ऊपर। मैंने क्यों नहीं हम लोग ब्रांड की शुरुआत की। तब थोड़ी मैंने कोशिश की इसको चलाने की, लेकिन डेफिनेटली एक वो फील्ड बहुत अलग है, जहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ाई करनी पड़ती है, जहाँ आपको जो माल जा रहा है उनसे आपके ट्रक वालों से करना पड़ता है, आपके मैन्युफैक्चर से करना पड़ता है, क्वालिटी को लेकर करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और आपके क्षेत्र से भी अलग था वो। हाँ, एक बिल्कुल अलग फील्ड बन गई मेरी उसकी, ठीक है। उसके बाद मैंने जब प्लान किया आगे जाकर, फिर मैं हांगकांग शिफ्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। फिर हांगकांग में मैं एक फाइनेंस का काफ़ी बड़ा मैंने काम किया, जो अभी भी चल रहा है मेरा। उसके बाद जब ये आपका कोरोना आया, तो फिर प्रॉब्लम्स हर पूरे वर्ल्ड वाइड हुई हैं। बात अच्छा ऐसा समय है कि हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचने को टाइम मिला। उस वक्त समय मेरा ये था कि अगर 365 दिन है तो 365 में 300 दिन में बाहर फ्लाई करता था। मतलब ये तो सुबह आया हूँ, शाम को निकल जाना है, मुझे कौन सी कंट्री जा रहा हूँ मुझे खुद को नहीं मालूम था, टिकट तैयार है, मुझे निकलना है, ठीक है। अब जब ये कोरोना का टाइम आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं अगर बाहर निकलूँगा पुलिस वाला पकड़ लेगा, कहीं हो जाएगी, कहीं जाऊँगा इतने दिन क्वारंटाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब मालूम पड़ा कि पैसा और कुछ किसी काम का नहीं है। सही बात। तब मुझे ऐसा लगा सोशल थोड़ा कुछ ऐसा करना चाहिए। और फिर क्या है कि हम लोग जो फोर फादर हैं, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फादर ने एक ब्राह्मण पंडित फैमिली से हैं हम लोग। उन्होंने 1000 से ज़्यादा भागवत सप्ताह की, तो कंठस्थ रहती थी उनके साथ। तो कई ऐसी चीज़ें थी कि वो एक कहीं ना कहीं दिल में था कुछ ऐसा काम करना चाहिए समाज के लिए। तब जब कोरोना आया, यहाँ पे देखा जो लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, डर रहे हैं, क्या चीज़ लोगों को डराया जा रहा है, 50 चीज़ें लगी। मैंने कुछ ना कुछ अपने को लेकर आना चाहिए मुझे। दूसरा, कुछ सनातन धर्म को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो सनातन धर्म में क्योंकि फोर फादर वही चल रहे हैं, मतलब हम लोग वल्लभाचार्य की फैमिली से हैं बेसिकली। अब जो श्रीनाथ जी फैमिली वगैरह हमारी मिलेगी आपको, तो उस फैमिली में काफ़ी हम लोग देखा के मिलते हैं। तो कहीं नहीं ऐसा था कि कुछ काम किया जाए। अब उस काम करने में क्या हुआ कि कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए। आज मोदी जी भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज वो कीजिए, आप आसन कीजिए, अपन का योगा दिवस मनाते हैं, बहुत सारी चीज़, लेकिन वो योगा डे के दिन लोग करते हैं, उसका कोई दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही। फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि लोग इंटरेस्ट ले और आए। और चूँकि एडवर्टाइजिंग फील्ड थी, कुछ करना है, तो उस प्लान से मैं इसमें फील्ड में आया। अब सबसे पहले देखिए आप कि मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ ज़मीन में बैठ जाइए, आप नहीं बैठेंगे, आपको अजीब लगेगा या क्या क्या बात करें। करेक्ट। अब मैं आपसे थोड़ी देर बात करना शुरू करूँ, कैसे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप कुर्सी में बैठिए। फिर बैठे बैठे आपको बातचीत करते करते आपको नीचे बैठा दिया, आपको आप आराम से बैठ जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको अपने हिसाब से मूव कर ले जाऊँ, वही थॉट लेकर मैं अभी आया हूँ। अच्छा, कि पहले मैं आप जो चाह रहे हो मैं आपको वो दूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट मेरे में होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ आपको कहना शुरू करूँगा। तो उस वक्त भी जब हम थे, तब उस वक्त 2 एजेंसी हुआ करती थी, जो रेटिंग एजेंसी हुआ करती थी, जब एडवर्टाइजिंग करते थे हम लोग।
तो रेटिंग एजेंसी आती है, साहब इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, ब्रांड, ये सब कुछ होता था। तो मेरे इंटरव्यू आते थे उससे, तो मुझसे पूछा करते थे कि आप कैसे करते, मैं कहता ये किसी काम की नहीं है रेटिंग एजेंसी, ये धरातल पे है ही नहीं। तो आपको सबसे, तो वो धरातल वाली पोजीशन थी, वो मैंने कहाँ सीखी, जो आपकी पूनम साड़ी और जो कुमारी साड़ीज़ के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, जो हम लोग ऐड बनाते थे, तो हम छोटे छोटे गाँवों में उनको देखते थे, लोगों को स्टडी किया करते थे, क्योंकि मैं एजेंसी था उसकी कंपनी की, कंपनी बंद हो गई। हांगकांग से लौटने के बाद जब कोरोना हो गया और कोरोना में आपको सोचने का मौका मिला, तब आपके दिमाग में क्यों आया कि OTT प्लेटफॉर्म मास्क शुरू किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी सोच आदमी के दिमाग में क्या होती है OTT को लेकर की, न्यूडिटी, बोल्ट, हाँ, नंगापन, एक सी सच्ची सोच दिमाग में बनी हुई है। क्योंकि जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे हैं, आपने क्या किया कि आप टीवी में फैमिली के साथ वो चीज़ देख नहीं सकते, ठीक है। तो आपने मोबाइल पे देखा, अब उसमें ब्लू फिल्म भी चल रही, तो आप देख रहे हैं आराम से, कान में अपने ईयरफोन। तो ये थॉट यहाँ पे पनप रही थी इंडिया के अंदर कि OTT में कि हम सब चुपचाप से देख रहे हैं, आराम से, जैसे कोई आया खटक से चैनल चेंज कर दिया। घर में देखेंगे तो घर में सब कोई, माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, कैसे देख सकते हैं। उस थॉट को लेकर मैंने कहा ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे धर्म से भटकते चले जा रहे हैं। और वो जो OTT प्लेटफॉर्म जिस ढंग से उठ रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारा कल्चर को कंप्लीट 360 डिग्री में चेंज कर दिया। अब जितने देखते हैं सब लड़का लड़की से मिल रहा है, सेक्स कर रहा है सीधा, ये कल्चर हमारे है ही नहीं। उस कल्चर को उन्होंने दिखाना शुरू किया और उसको इतना उन्होंने किया कि मतलब सेक्स ही सब कुछ हो गया। मतलब OTT मीन सेक्स, ब्यूटी, मतलब तो लगा ये क्या चीज़ हो रही है, हम क्या परोस रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं। और अब देखिए उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज के तारीख में शादी करने के लिए मना करोगे, तो शादी के पहले सब कुछ कर रहे हैं, तो शादी किस लिए करें। हमारे समय में ये होता था कि इंटरेस्ट होता था, शादी करेंगे और हम लोग आराम से एंजॉय करेंगे, और हम डरते थे, अगर उंगली भी टच कर लेते तो डरते थे। आज के समय देखिए आप कितनी क्या क्या घटनाएं घट रही हैं देश के अंदर। अब उन सबको देखते हुए मैंने कहा कुछ ना कुछ ज़्यादा इनका मास्क उतारना चाहिए लोगों का। उसी मास्क को उतारने के लिए मैंने इस मास्क को लेकर आया। और मास्क का अगर आप सॉन्ग भी देखेंगे तो सॉन्ग में भी हमने पूरा बोला है कि हम एक एक चीज़ खोलेंगे लोगों की, कि आप क्यों मास्क पहनकर बैठे हुए हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, एक बड़ा स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ तरीके से, वही मेरा भी पियोन आएगा, क्या बात कर रहा है, एक पुलिस वाला आ जाएगा, अलग बात हो जाएगी, डर जाऊंगा मैं उससे। तो हर व्यक्ति से एक अलग डिफरेंट मास्क पहनकर मैं चल रहा हूँ। तो और मैं मानता नहीं उस मास्क को, वाइफ के साथ एक अलग, गर्लफ्रेंड के साथ अलग मास्क है मेरा। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप जैसा मास्क है, जैसे आप बाहर हैं वैसे अंदर हैं, वही हम चाहते हैं कि वही सब लोग करें। और फिर दूसरा कारण सबसे बड़ा ये रहा कि जब ये देखा मैंने उस वक्त कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। जब ये आपने जब बात की मुझसे कि जब कोरोना आया मैं इस फील्ड की तरफ क्यों मूव कर रहा हूँ, तो जब मैंने कोरोना में देखा कि मोस्टली इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं और OTT प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर। लोग जानना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है इसको, ठीक है। अब उसी में जब आपको भूख लग रही है, ठीक है, अब भूख में मैं आपको अच्छा खाना देता हूँ, साफ़ सुथरा, तो आप एक अच्छा करेंगे। और अब भूख में आपको मैं खराब दूँगा, गलीज दूँगा, तो भी आप खा लेंगे उसको। तो वो वाली पोजीशन हो रही थी, क्योंकि बाहर के OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पे आ रहे थे, जो चीज़ चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमको परोस रहे थे। आपको नहीं लगता कि 100% FDI के जब सिस्टम शुरू किया गया तो सरकार ने इन OTT प्लेटफॉर्म पर कोई अंकुश नहीं रखा, और ये जो सारे थे विदेशी थे आए, उन्होंने सोचा कि हम अपने संस्कृति यहाँ थोप के और तुरंत पैसा कमा ले जाएंगे। आपको लगता है ये सोच थी या कुछ सोच गलत हो गई अब उनकी? एक्चुअली ये पोजीशन नहीं जाती है किसी भी कंट्री के लिए। पोजीशन क्या होती है कि इसमें इंटरनेशनल लॉ लग जाता है। अच्छा। और वो इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि कोई भी कंट्री उसको रोक नहीं पाती, ठीक है। क्योंकि आज आपके जो इंटरनेट के जो प्रोवाइडर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप रोक नहीं पाएंगे। आप इंटरनेट ओपन है आपका, कहीं भी आप देख सकते हैं उसमें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कंट्री में हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है ये समस्या, ये हर जगह पर है। तो कई जगह पे उन्होंने कुछ वेबसाइट्स को बैन कर दिया है जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, लेकिन आप पूरे कंप्लीट उसको सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर सिस्टम में लाखों लोग लगे हुए हैं जिनका रोजगार बन रहा है। तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं है कि हम टीवी ही देखें। आप टीवी देखें ना, टीवी में प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, कट जाए, खत्म हो जाएंगे जब आपको देखना है। OTT प्लेटफॉर्म में आपने अगर 2 घंटे पहले देखा, बाद में भी आप देख सकते हैं उस चीज़ को, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए OTT प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है कि बंद करना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ अंकुश लगा सकती है गवर्नमेंट। लेकिन जो बाहर से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप क्या करेंगे? आज US से चल रहा है, UK से चल रहा है, जहाँ से चल रहा है, वहीं लोगों ने भी किया, इंडिया के लोगों ने, कि वो दूसरी जगह जाकर उन्होंने वहाँ से उसको डाउनलोड करवाना शुरू कर दिया। तो आप कहाँ उनसे फाइट कर पाएंगे? तो ये थोड़ा मतलब बड़ा पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है।
और हर कंट्री ने कोशिश की इसको संभालने की, लेकिन लास्ट में लोगों ने छोड़ा है इसको। नहीं, आपको इस क्षेत्र की काफ़ी जानकारी है और काफ़ी समय से है, तो एक सवाल आपको नहीं समझ आता कि ये जब हम FDI 100% देने की बात कर रहे थे, उस वक्त हमारी सरकार कुछ बंदिशों की कानून में पैराग्राफ रख सकती थी कि भाई ये चीज़ें हमारे यहाँ होंगी तभी आप FDI आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कर सकते थे? देखिए बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट के पास रूल रेगुलेशंस है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो ये सर्वर से टेलीकास्ट होते हैं सारे चैनल, सर्वर की कमांड पूरी गवर्नमेंट के हाथ होती है। जैसे आप देखते हैं कश्मीर में सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाता है, प्रोग्राम से नहीं आ पाते उसमें, ठीक। लेकिन उस सर्वर ब्लॉक में ऐसा ही नहीं है कि हम प्रोग्राम बंद कर सकें। वो सर्वर लाखों चीज़ों को टेलीकास्ट कर रहा है, बैंकों को भी कवर कर रहा है, आपको मीडिया को भी कवर कर रहा है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होता कि सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाए, और सर्वर को इतना खुला है कि उसके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन नहीं है कि साहब ये OTT बंद हो जाए इससे। और हम तो आप खुद समझते हैं कि हम तो इंडियन हैं, हमारी जेब में अगर यहाँ से पैसा निकलेगा हम पीछे से हाथ डाल कर निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स हर जगह मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लूप होल से वो निकल कर आएंगे दोबारा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट इतना आसानी से, फिर क्या है, आपका प्रोसीजर बहुत लंबा है कि एक स्टेट आपको राजी होगा, दूसरा स्टेट मना कर देगा, वहीं पॉलिटिक्स में एक आदमी को अच्छा लगता है, दूसरे को खराब लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना मैं नहीं समझता कि इतना आसान है इन चीज़ों को, लेकिन फिर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है। अभी मैंने सुनने में आया कि 2024 से वो लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा, जो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, क्योंकि OTT में अभी क्या हो रहा है कि OTT के अंदर हर आदमी अपना एक चैनल बनाकर लॉन्च कर रहा है। करेक्ट। अब उसने कहा जो फिल्म बनानी है डालो, मेरे तो देख लेंगे लोग, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए कि पर्टिकुलर आपकी जो प्रोग्राम इंडिया का जो है, सैटेलाइट जो भी दे रहा है अपना प्रोग्राम, वो एक उसको एक सेंसर में आना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े साहब ये वो दिखा सकता है, ये चीज़ नहीं दिखा सकता है। वो कुछ रूल रेगुलेशंस उस पर गवर्नमेंट ला रही है, और एक पर्टिकुलर चार्ज करने चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग बचा रहे हैं, ठीक है। उस पर जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन भी बच रहा है, तो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट को मिलना चलो शुरू हो उसमें, और वो कुछ ऐसे दायरे में आ जाए कि गवर्नमेंट उसको जहाँ चाहे उसको थोड़ा टाइट कर सके। जैसे अभी आपके न्यूज़ चैनल्स को भी, आप लोगों पर भी उन्होंने कुछ कोशिश की गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो पेपर पे भी कोशिश की, तो डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म भी उनको कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत रूल रेगुलेशन आ चुके हैं। मैं अभी उनको पढ़ रहा था, तो रूल रेगुलेशन हैं जो कि डेफिनेटली छोटे प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाएंगे, कि वो उनके जब उनके चार्जेज हैं, फीस है, वो फीस वगैरह देना उनके लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि वो लोग उसको बैकअप करें, ऐसे प्लेटफॉर्म थोड़े बंद हो जाएं, और एक अच्छे क्वालिटी के प्लेटफॉर्म्स रहें इसमें। आपके अनुसार जो OTT प्लेटफॉर्म के कारण गंदगी मची हुई है, नग्नता, सेक्स परोसा जा रहा है, उसको किस और तरीके से बंद किया जा सकता है, इसको रोक लग सकती है, और क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए ये एक ऐसी सोच है कि अगर मैं एक दरवाजे बंद करूंगा तो 10 दरवाजे खुले होंगे, ठीक है। तो जो 10 दरवाजे खुले हैं उसको आप 9 दरवाजे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 9 मालिक अलग है। मैं अपना डोर बंद कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे OTT प्लेटफॉर्म में ऐसी चीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बाकी 9 के ऊपर मैं कमांड नहीं कर सकता, और वो मैं उनके लायक भी नहीं, ना मैं डेफिनेटली किसी के दूसरे के दायरे में जाकर उसके बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। तो ये तो आदमी खुद की सोच होगी, पारिवारिक सोच होगी। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे फोरफादर्स कौन हैं, हम किस धर्म से निकल रहे हैं, हमारा कैसा कल्चर था, उस कल्चर को देखते हुए हम देखें तो डेफिनेटली हम कुछ करेंगे। लेकिन फिर क्या है, थोड़ा सा भी OTT में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी कुछ बना है कि कुछ जो साइट्स हैं वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं डाउनलोड, क्योंकि OTT देखने के लिए थोड़ा आपको डाउनलोड करना पड़ता है, करेक्ट, ठीक है, सिस्टम्स डाउनलोड करने पड़ रहे हैं, वो करने पड़ रहा है, उस पर थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो डेफिनेटली लोग कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे। तो थोड़ा मुश्किल है इतने आसानी से हम उस चीज़ को रोक पाएँ, क्योंकि इतना ये अब नग्नता खुल चुकी है आज की तारीख में, जहाँ और फिर क्या अगर आप कुछ बोलेंगे अभी तो 50 संगठन खड़े हो जाते हैं आपके, ठीक है। आप एक चीज़ बोलेंगे सच, वो दूसरा खड़ा हो जाए, आप कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोग चुप रहना ही कहते हैं, चुप रहिए इसमें सब, इसमें ज़्यादा बोलिए मत। तो ये चीज़ें हैं कुछ। चलिए, क्या ये कहा माना जाए कि आपने अपने बेटे और बेटी को इस्टेब्लिश करने के लिए मास TV चैनल शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो ये मास का जो कॉन्सेप्ट है OTT में शुरू करना था, ये तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ मेरी इच्छा थी करने की, लेकिन पैरेलल जब मैं कॉमर्शियल रहा हूँ, जो भी चीज़ कॉमर्शियल बनाई, जब मेरी डॉटर ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा लिखती है, इसका टाइटल उन्होंने लिखा, काफ़ी जितना मैंने प्रोडक्शंस किए हैं उसमें उनका पूरा हाथ रहा है, अंजू भट्ट का,
तो उन्होंने जितने भी सीरियल्स उसमें एक्टिंग भी की है। मेरा मंजिले नंबर 1 सीरियल चलता था टेलीकास्ट में उसमें, जो कि रामायण समूह से आगे चलता था, उसमें वो एक्टर थी। तो उन्होंने एक्टिंग बहुत की और बहुत गाने लिखे उन्होंने, ठीक है। उनका फर्स्ट म्यूजिकल एल्बम 2004 में गांधी जी पहला म्यूजिकल एल्बम उन्होंने लिखा था, जो गांधी जी पर आज तक किसी ने एल्बम लिखा नहीं। गांधी जी के भजन लिखे हैं लोगों ने, भजनों को आया, लेकिन उन पर पर्टिकुलर एल्बम लिखा नहीं गया, जो पहला म्यूजिकल एल्बम उन्होंने लिखा था। तो एक चीज़ सबसे बड़ी निकल कर आई कि जब डेफिनेट देख लीजिए, मैं इस फील्ड से हूँ, चर्चा होती है, पर 20-30 साल हमने इसमें निकाले हैं, वाइफ भी उसी में फील्ड में। तो जो बच्चे डेफिनेटली वो हमारा माहौल देख रहे हैं, पुरानी फिल्में देख, हमारे सीरियल्स देख रहे हैं, तो उनको इच्छा होती थी हम कुछ करें। फिर जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आते थे बच्चे कि हम पापा मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ठीक है। और तब उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास, जब प्रोजेक्ट एंजल का कॉन्सेप्ट लेकर आई मेरी डॉटर, जब उनका ट्रांसजेंडर से मैंने, चलो डॉक्यूमेंट्री बना रही है, बना लो, क्या दिक्कत है। नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाना है, मुझे उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म देना है, खड़ा करना है उनको मुझे, क्योंकि वो मैं उनकी जब उसकी विचार से थॉट में, मतलब मैंने काफ़ी टाइम अवॉइड किया, बहुत टाइम तक, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था उससे। जब इंटरेस्ट लिया, जब मैं उसके डेप्थ में जाकर मैंने उसको समझने की कोशिश, तो मैंने कहा डेफिनेटली ये बच्चे हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो फिर जब वो लोग कहते हैं मुझसे कि आप तो क्या है, जैसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि आपने क्या किया, अपने डॉटर को लॉन्च कर दिया, प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, हमारे लिए प्लेटफॉर्म देने वाला कौन है, हमारे पीछे कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने प्लेटफॉर्म नहीं दे दिया, आप उस चीज़ को देखो, मैंने अभी प्लेटफॉर्म दिया है उसको, ठीक है। अभी 2 दिन बाद प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा उसको, अगर प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया फेंक देंगे उसको, इंडस्ट्री है ये, ठीक है। तो उसकी चीज़ देखो, अगर चीज़ में आपको लगता है कि हाँ वो लायक है, मार्केट में सर्वाइव करने लायक है, डायरेक्शन करने लायक है, तो आप उसको डायरेक्शन करवाइए, आप उसको उस चीज़ पे क्लियर कट पोजीशंस निकलती है। क्या ऐसी कोई सोच आप लोगों ने विकसित की है कि मास्क में हमको इसी तरह के कार्यक्रम देने हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस ढंग से उसको आगे बढ़ाना है? ये देखिए, मास्क में हम मास्क उतार रहे हैं बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, और उसको इतने लंबे, मतलब जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो चीज़ चाह रहे हैं वो हम उसको पहले लेकर आए। फिर मेरा मूड है कि हम आगे कुछ 5-6 चैनल और लॉन्च करेंगे, जिसमें हम एक के बाद एक कुछ चीज़ें, लोगों का इंटरेस्ट के जैसे डांस का है तो हम धीरे-धीरे उनको डांस सिखाएं। एक चैनल हम एक में उनको योगा सिखाएं, हम लोग उनको, ठीक है, एक में हम गाना सिखाएं, एक में हम उनको एक्टिंग सिखाएं, और वो बेसिक से शुरू करें। जैसे कुछ कंपटीशन हम करेंगे इस तरह से, गाना हमारे, आप देखिए पुराने समय में हम जब हुआ थे छोटे, तो हमारे घर में गाना भी सिखाया जाता था, डांस भी सिखाया जाता था, सब चीज़ सिखाई जाती थी, ठीक है। और वो साउथ में अभी भी चल रही है, ठीक है। तो हम उस कॉन्सेप्ट पे लेकर मैं आगे लेकर जाऊँगा इसको, कि एक बार चैनल थोड़ा मार्केट पकड़ लेगा, तब मैं इसमें कुछ अपने ऐप शुरू करूँगा कि आप गाना गाना चाहते हैं तो आप गाना गाइए, कैसा भी गाइए, लेकिन गाना गाइए। जब उसने गाना गाना शुरू करेगा वो, ठीक है, तो मैं कहूँगा आप अच्छा कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। फिर मैं उससे कहूँगा आप सारे गामा बोलिए, तो सारे गामा, फिर मैं कहूँ धीरे धीरे करके उसको आगे ले जाकर मैं उसको राग पे लेकर आऊँगा, फिर गाने पे लाऊंगा। फिर उसको मालूम पड़ेगा एक टाइम के बाद, यार मैं तो सीख गया गाना, ठीक है। तो मैं उसी की चीज़ उसी से कराकर इस पोजीशन में लाऊंगी, जो हमारी संस्कृति चलती थी पहले वाली, उस पर मैं उसको सब चीज़ें सिखाऊँ। मैं सीधा कोई योगा करो, आप क्या योगा करना आता है आप कीजिए, कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं चलो आप 2 हाथ ऊपर कर लीजिए, बैठ जाइए, 2 हाथ ऊपर करिए, बस ये कर लीजिए आप, मुझे अच्छे लगे आप, और मैंने आपको दिखाया कि आपने कहा यार मैं दिख रहा हूँ कहीं। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कहा आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, आपने ये किया, मैंने दोबारा लाया, तो आप एक दूसरा योगा सीख गए। धीरे धीरे कर मैंने आपको सारी योगा की एक एक दायरा सिखाना शुरू कर दिया, उसकी जितने ये कॉन्सेप्ट में मैं लेकर चलूँगा इसको चैनल, क्योंकि मेरा एंड थॉट वो ही है कि हम कल्चर से लोगों को जोड़ें। मास्क फ्री चैनल है या इसमें भी आपने फीस वगैरह रखी, चार्जेस वगैरह है, क्या है सिस्टम? देखिए, मैंने अभी बहुत सारे शो हैं मेरे, जो 90% शो मैंने फ्री किए। अच्छा, क्लियर कट, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहले लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। जैसे अभी ट्रांसजेंडर वाला शो चल रहा है मेरा, जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसके, उस एपिसोड में फ्री एपिसोड्स, क्योंकि मुझे उनके लिए कुछ काम करना है, ठीक है। उसमें काफ़ी बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, काफ़ी पब्लिसिटी हो रही है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक फ्री शो कर रहे हैं हम लोग। बाकी जितने भी शो चल रहे हैं उसमें 90% शो फ्री रहेंगे हम लोगों के, और फीस भी होगी तो इतनी कम है कि 49 रुपीज़ की फीस होगी, जो नहीं के बराबर है। कोई भी आदमी इसको कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको कई चीज़ फ्री लगती है तो आप कहते हैं यार ये तो फ्री है, तो आदमी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस आदमी का, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं, आप थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो चीज़ मैं ले रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं घुमा कर उनको दूंगा, चाहे मैं प्राइस के रूप में दूँ उनको, चाहे कैसे भी दूँ, मैं उनको दूंगा, उसको रिटर्न करूँगा उस पैसे, लेकिन मतलब करूँगा मैं कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन समझिए कि 99% हम लोग अभी फ्री ही रहेंगे। अच्छा, ये टारगेट है। चलिए संजय, मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। जब आपने सीरियल बनाने शुरू किए या मार्केटिंग आप कर रहे थे, उस वक्त
दो चीज़ें थी दूरदर्शन पे, दो चैनल थे, एक DD1 एक DD2। पहले वो मेट्रो था, फिर DD2 हो गया, हाँ जी। और दोनों के सिस्टम अलग थे। एक जगह स्पॉन्सर्स प्रोग्राम थे, एक जगह कमीशन प्रोग्राम थे। अच्छा। दोनों जगह काम करते हुए किस तरह की समस्या एज ए प्रोड्यूसर आपको आ रही थी? एज ए मार्केटिंग पर्सन नहीं, एज ए प्रोड्यूसर। देखिए बताता हूँ, DD2 जब था उस वक्त एक चैनल 9 का चलता था पूरा कंप्लीट। उन्होंने पूरा टाइम ले लिया हुआ था, 2-2.5 घंटे का टाइम लिया हुआ था जो प्राइम टाइम चलाता था, ठीक है ना? करेक्ट। और पैरल हम लोग दूरदर्शन में DD1 चलाते थे। तो DD1 में हम लोग प्रोग्राम चला करते थे, DD2 में वो चला करते थे पूरा कंप्लीट, जो कि ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी, वो अपना पूरा चलाती थी, ठीक है। उसके बाद जाकर जब ये बंद हुआ, क्योंकि वो बैकअप कर गए, ठीक है। बैकअप करते ये पोजीशन और भी लोगों के पास पहुंची, प्रोड्यूसर मेरे पास भी आई थी कि आप 2 घंटे का स्लॉट ले लीजिए, अपने प्रोग्राम्स डालिए इसका। क्योंकि बेसिकली क्या था, उस वक्त एक प्राइम टाइम ही हुआ करता था कि 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 तक लोग प्रोग्राम देखा करते थे, उसके बाद नहीं देखते थे। 9 बजे की न्यूज़ देखते थे, तो 8 से 9 का देखते थे, फिर 9 के बाद 9:15 तक की न्यूज़ चलती, उसका तो बाकी प्रोग्राम 9:30 से देखना शुरू करते। एक पूरा सिस्टम बना हुआ था उसका, ठीक है। तो उस सिस्टम में जब DD2 था, जब वो निकल गए वहाँ से, तब कुछ प्रोग्राम मेरे उस पर आए DD2 के लिए। लेकिन DD2 में क्या था, DD2 की लिमिटेशंस थी, मतलब दूरदर्शन ने खुद में लिमिटेशंस कर रखी थी, उसको इतना खोल नहीं रहे थे DD2 को। DD1 24 आवर्स चल रहा है, करेक्ट। ये एक पर्टिकुलर टाइम बैंड हुआ करता है, सब उस टाइम बैंड पे चल रहा है। तो उस वक्त इतना आसान नहीं था कि उसको आप प्रोड्यूसर में चला भी सको, प्रोग्राम भी चला सको, उस पर अर्न कर सको। क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन में ये होता था कि कमीशन प्रोग्राम का सिस्टम नहीं था उस वक्त स्पॉन्सर्स का प्रोग्राम था कि आपको अगर सुबह 7 बजे तो स्पॉन्सर लो, आप रात को चाहिए तो आप स्पॉन्सर। कमीशन का प्रोग्राम बाद में आया, तो हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल होता था कि हमको, और फिर हमारे पास एक ये हो जाता था कि आपको ये प्रोग्राम लेना तो यहाँ भी आपको एक स्लॉट लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। प्लस आपके महाराष्ट्र में मेरी मराठी में भी डेली शो चलता था, दिवस, वो हमारा काफ़ी लंबा चला, गुजरात में चला, तो हर जगह प्रोग्राम चलते, तो कई जगह लॉस होता था, कहीं प्रॉफिट होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो डेफिनेटली DD2 और DD1 दो बहुत डिफरेंट थॉट थे। और ये भी क्लियर कट है कि ऐसा नहीं है कि आज एक प्रोडक्ट चल रहा है दूसरा चले। तो DD1 चलता था, DD2 कभी नहीं चल पाया। वो एक सबसे बड़ा मैटर था हमारे लिए। दूसरी चीज़ मैंने कहा, जब DD1 शुरू हुआ और हम लोग ये सारी बुनियाद जैसे सीरियल पॉपुलर हुए, उस वक्त कहाँ गड़बड़ी हुई कि सैटेलाइट चैनलों GTV से शुरुआत हुई थी को उभरने का मौका मिला और DD1 नीचे गिरता चला गया? क्या स्थिति आप क्यों बन रही थी? आपको कुछ समझ में आया रहा था उस वक्त? देखिए, आज भी अगर आप देखेंगे तो DD1 की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, क्योंकि गांव-गांव में हर जगह सैटेलाइट्स हैं। क्योंकि सैटेलाइट को एक लिमिटेशन में जाएगा, लेकिन दूरदर्शन हर जगह आपको मिलेगा। दूरदर्शन गवर्नमेंट से काफ़ी उसको सपोर्ट मिल जाता है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है। प्लस वो एक फिक्स दायरा है गवर्नमेंट का कि साहब हमको यहाँ पे ये डालना है, ये करना है। जो उनके लोग हैं वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम से जी रहे हैं, तो उसी सिस्टम से वो रन करते चले जा रहे हैं। यहाँ जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, इनको सुबह अपना प्रोग्राम दिखाना है, उसी से पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ लॉस प्रॉफिट का बहुत बड़ा मैटर आता है। वहाँ अगर लॉस भी होता है तो गवर्नमेंट को उसको रन करना ही पड़ेगा चैनल्स को, DD1 को और DD2। तो वो एक अपना क्राइटेरिया अलग है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 92 से लेकर 96 के दौरान जब GTV और स्टार प्लस आए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या स्थितियाँ हुई कि DD1 कमज़ोर हुआ और ये सैटेलाइट चैनल उभर गए? नहीं, उसका रीज़न उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त बेसिकल रीज़न क्या था कि दूरदर्शन अपने एक सिस्टम में बंधा हुआ था। अच्छा। कि मुझे यही दिखाना है, यही कपड़े पहनने हैं आपको, इसी कलर में रहना है आपको, यही आपको बोलना है। बहुत सारी चीज़ें थी कि इसी में अटकना है। और वो क्या था, एक टाइम बैंड फिक्स था हमारा कि दूरदर्शन को देखना है तो एक दिन में देखा जाता था कि जब औरतें खाना बना लेती थी, उसके बाद 1 से लेकर 3-4 बजे तक देखती थी, उस वक्त देखती थी। उसके बाद दूरदर्शन को देखा नहीं जाता था, या शाम को जो भी 8 बजे बाद जो न्यूज़ खत्म होती थी उसके बाद 9 से 10 साढ़े 10 देखा जाता था, ठीक है। इन्होंने जब उसको खोला, दायरा बहुत खोल दिया, कपड़े इन्होंने चेंज कर दिए, पहनने का तरीका थोड़ा बोल्डनेस लाए, उसमें बात करने में बोल्डनेस लाए। जो कंपटीशन वो एक डेली सोप्स में ये लोग तब्दील हुए, जो उस वक्त DD में नहीं हुआ करता। DD में वीकली चला करता था। सही बात। जब वो डेली का जो टेस्ट लोगों को आना शुरू हुआ, क्योंकि पहले क्या था, संडे का कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो अगले संडे उसको वेट करना पड़ता, तो ये डेली पर आए कि सोमवार भी देख रहे हो, मंगलवार तो बुधवार। तो वो एक लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ये कुछ बड़े कलाकारों को लेकर आए, जैसे आप उस वक्त देखेंगे कि कौन बनेगा ये करोड़पति और इस टाइप के प्रोग्राम आए, सास भी दो, तो वो ग्लैमर खींच कर लाए पूरा बिल्कुल बड़े कैमरे शूट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो दूरदर्शन में एक फिक्सेशन था, क्योंकि हमको प्रोग्राम भी बनाने हैं, कंपटीशन भी करना है, एडवर्टाइजमेंट भी लाने हैं, सब कुछ, तो हमारा खर्चा बड़ा होता था, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है इस वक्त, इनको क्या करना है, ये पैसा दे रहे थे हम लोग,
और कहते हैं जैसा अच्छा है बनाना, क्योंकि इनको कमाना है पैसा बिल्कुल सही बात। और इनको एक पूरा मार्केट मिल रहा था खड़ा होने के लिए, तो उन्होंने वो कोशिश की पूरी। चलिए एक सवाल और, पिछले 30 वर्षों में आपको टीवी इंडस्ट्री कहाँ जाती हुई नजर आ रही कार्यक्रमों के स्तर पर? आपको लगता है गिरावट आई है या क्या हुआ है? देखिए, हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए माइनस पॉइंट है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा कहाँ से आता है? पैसे से मुद्दा आता है, कमाई से मुद्दा आता है। कि आज मैं अपना चैनल लॉन्च करूँगा तो मैं डेफिनेटली 2 पैसे कमाना चाहूँगा, सीधी बात है। ठीक है। वही पोजीशन उस वक्त सब सैटेलाइट चैनल्स को, क्योंकि उनको पहले क्या था, टेलीकास्ट होता था, आपको कनाडा से होता था, आपको हांगकॉन्ग जाना होता था, वहाँ से आपको उनको बड़े बड़े चार्ज देने होते थे, ठीक है, जो अब बहुत सस्ते हो गए। अब इंडिया से टेलीकास्ट होने लग गया, स्टोर ने करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से सपोर्ट कर दिया, तो अब बहुत सस्ते चार्ज हो गए, उस वक्त बहुत महंगे चार्ज हो गए। मैं वर्तमान की बात करूँ कि 30 साल में हाँ। टीवी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँची, उसके बारे में बताएं मुझे। नहीं, टीवी ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया, इन्होंने पेपर को काफ़ी कुछ, उसने पेपर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में जो था, क्योंकि आज हमको जब न्यूज़ देखते हैं, हम अब कभी भी बैठ कर न्यूज़ देख लेते हैं। पहले मॉर्निंग हम न्यूज़पेपर का वेट किया करते थे, 4 बजे 5 बजे तक हम न्यूज़पेपर आता पढ़ते थे, फिर हमको नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता था। न्यूज़पेपर के अलावा मनोरंजन क्षेत्र की बात कीजिए, न्यूज़ चैनल भूल जाइए, हम भूल जाते हैं। नहीं, मनोरंजन क्षेत्र में क्या हुआ है कि उस वक्त एक लिमिटेशन के प्रोग्राम्स हुआ करते थे कि ऐसे औरत रह रही है, ऐसे चलना है। आज वो बिल्कुल खोल दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो वो जो एक कहते हैं, कई बार हम जो छुपे हुए थे वो हम थोड़ा खुल कर आए कि आज हम खुलकर बात कर सकते हैं। पहले हमारे दादाजी ने कुछ कह दिया, हम उसमें लिमिटेशन रहते थे। आज वो जो हमने विदेशी सीरियल्स देखे हैं, डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि हमको उनसे नुकसान हुआ है, हमसे उनको प्रॉफिट भी बहुत हुआ है। हमको नई नई चीज़ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, हम बहुत सारे, आज हमारे पास चॉइस है, पहले चॉइस नहीं हुआ करते थे, हम लिमिटेड उसमें थे, ठीक है। तो लेकिन उससे नुकसान सबसे बड़ा क्या हो रहा है आपको कि जो अभी हम उसी पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, कि आप उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ी ग्रोथ है, और आने वाले समय में ये ग्रोथ की पोजीशन क्या होगी, जो भी आप OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर फैमिली OTT भी बनेंगे। करेक्ट। जैसे ये सब, ये रिलायंस है, तो रिलायंस का सब मेरे लिए बना दो, लीवर है मेरे लिए बना दो, हम जो मास के हो सकता है, हम जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम सप्लाई करेंगे, हमको तो 15 लाख को देना है, वो ही देख पाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो वो एक कंपटीशन अब आने वाला है, आने वाले समय में, तो ये इंडस्ट्री तो बहुत बूम करेगी। अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। एक वक्त वो था जब टीवी पर कोई प्रोग्राम आता था, उसकी TRP 22 से 32 तक हुआ करती थी, अब देर मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। ये स्थिति क्यों हो गई है? आप कंपटीशन देखिए ना, बहुत बड़ा कंपटीशन है आज की तारीख में। आज अगर मैं प्रोग्रामों को डेली 2-3 दिन में प्रोग्राम लाऊंगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हो रहा है कि आज मैंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, मैं सिर्फ टीवी की बात करूँ, OTT भूल जाइए, सिर्फ टीवी की बात कीजिए। हाँ, मैं टीवी की बात, हाँ, कि टीवी में भी अगर आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, वो लगातार चल रहा है, कहानी चल रही है पूरी, ठीक है। वो कहानी जहाँ भी ब्रेक होती है, ठीक है, आदमी इमीडिएटली मूव कर जाता है। करेक्ट। कॉम्पिटिशन इतना हो गया, और वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, कि अरे आप गेम शो ला रहे हो तो लो मैं गेम ले आया, आप डांस रहे हो मैं डांस ला रहे हो, आप सोशल राजस्थान, आप देखिए राजस्थान का एक प्रोग्राम आता है तो राजस्थान के सब राजस्थान बनाना शुरू कर दिया, हरियाणा में तो हरियाणा में शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक दूसरे की पॉकेट से अपने उसको क्लाइंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टीवी इंडस्ट्री में वो आया, बूम आया है उसमें। और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, गवर्नमेंट ने ओपन किया कि जिसकी इच्छा हो आप उसको OTT, इसको टीवी का आप चैनल ले सकते हो। तो कम से कम 500 से 5000 लोगों ने टीवी चैनल्स ले रखे हैं, जिसमें आप देखिए हर जगह हुआ है, हर न्यूज़ चैनल देखिए, आप पेपर देखिए, इस पर जितने आपके जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट देखिए, हर जगह चैनल्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सर्वाइव कितने करेंगे? देखिए उस वक्त 2-5 हुआ करते हैं, आज कम से कम 1.5 से 2000 चैनल्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं तो वो अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही। चलिए संजय जी, फिल्म संगम चैनल से आप बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।